स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा में। दोस्तों आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिटेल में समझेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह टॉपिक आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी शानदार होने वाला है। इस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी डाउट्स आपके हैं, अगर आपने पूरी वीडियो लेक्चर को देख लिया तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहना। और बाद में इसमें इस टॉपिक से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन्हें हम बाद में वीडियो लेक्चर देखने के बाद में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले समझते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं को दोस्तों लैटिट्यूड लाइंस और देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। तो देखिए आप सभी को पता होगा हमारी पृथ्वी एक गोल आकृति में है, ठीक है, जो कि दोनों साइड से ऊपर और नीचे ध्रुवों से चपटी हुई है। तो पृथ्वी पर किसी भी स्थान का अध्ययन करने के लिए हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस ग्लोब पर आपको दो तरह की लाइनें दिख रही होंगी, एक खड़ी हुई लाइन है और एक लेटी हुई लाइन, ठीक है। ये दोनों जो लाइन हैं, इनमें जो लेटी हुई जो लाइन है इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड लाइन, और जो खड़ी हुई लाइन है इसे हम कहते हैं देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन। ये देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, इनका क्या काम है इस ग्लोब पर, तो आइए समझते हैं। देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से पृथ्वी पर किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण किया जाता है। तो यानी इन दोनों रेखाओं की मदद से इस ग्लोब पर, इस पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का पता किया जाता है। तो ये दोनों रेखाएं काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, और ये दोनों रेखाएं एक्चुअल में हमारी पृथ्वी पर नहीं खिंची हुई हैं, ये दोनों काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ये रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। चलिए ग्लोब से संबंधित और कुछ ध्यान देने योग्य बातों को हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान दें। देखिए यहाँ पर 3 ग्लोब आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें से जो पहला वाला ग्लोब है, इस पर जो लेटी हुई लाइन आपको दिख रही हैं, इन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं, लैटिट्यूड लाइंस। और दूसरे ग्लोब में देशांतर रेखाएं, जो कि खड़ी हुई जो लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर जो लाइन होती हैं, इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस, ठीक है। जब इन दोनों लाइंस को मिला दिया जाता है तो उससे जिस आकृति का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं दोस्तों ग्रिड, ठीक है। यानी अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं को जब ग्लोब पर खींच दिया जाता है तो उससे जो जिस आकृति का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं ग्रिड, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड लाइंस। अक्षांश रेखाओं को समझने से पहले हम समझते हैं अक्षांश क्या होते हैं। तो देखिए ये हमने एक ग्लोब लिया, इस ग्लोब में जो पृथ्वी का जो केंद्र है, जो मध्य बिंदु है, उसको 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। इस केंद्र से ही जो कोणीय दूरी हम निकालते हैं, जिस बिंदु की कोणीय दूरी निकालते हैं, उसी को हम अक्षांश कहते हैं। तो इस 0 डिग्री के उत्तर एवं दक्षिण में क्रमशः 1-1 डिग्री के अंतराल पे अक्षांश बिंदु खींचे जाते हैं। जैसे ऊपर की ओर बात करें तो 10 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री से पहले 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 10 तक अक्षांश होंगे 1-1 डिग्री के अंतराल पे। सेम उसी तरह ऊपर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री ये लास्ट होता है, इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री तक ऊपर, और इसी तरह साउथ में 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री दक्षिण में अक्षांश खींचे जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अक्षांशों की बात करें तो अक्षांशों की जो कुल संख्या होती है वह होती है 90 ऊपर और 90 नीचे, और 0 डिग्री जो केंद्र बिंदु जो होता है उसको शामिल करते हुए 181, ठीक है। तो 181 अक्षांश होते हैं। यह अक्षांश रेखाएं नहीं हैं, यह अक्षांश हैं। अक्षांश क्या होते हैं अभी हम आगे समझेंगे। तो चलिए
अब देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए, जो हमने पृथ्वी का केंद्र बिंदु जिसे माना था 0 डिग्री, इस 0 डिग्री पर अगर हम एक लाइन खींच दें, अगर एक लाइन खींच दें चारों ओर, यानी इस ग्लोब के, इस पृथ्वी के चारों ओर एक लाइन अगर हम खींच दें, तो इसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा। इसे हम अक्षांश रेखा भी कहते हैं और अक्षांश वृत्त भी कहते हैं, क्योंकि अगर इसको चारों ओर खींच दिया जाएगा तो यह एक वृत्ताकार आकृति बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से 0 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक ये लाइंस खिंची होती हैं और सेम दक्षिण में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ये रेखाएं खिंची होती हैं। तो अगर अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस ग्लोब में आपको नजर आ रही होंगी ये रेखाएं। देखिए, ऊपर की ओर जैसे ही हम चलते जा रहे हैं, यह रेखाएं, यह वृत्त छोटे होते जा रहे हैं, यह वृत्त छोटे होते जा रहे हैं। यहाँ आके यह वृत्त देखिए काफ़ी छोटा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में 90 डिग्री पर पहुँचते ही यह वृत्त एक बिंदु के शेप में आ जाता है। तो आइए समझते हैं। तो इसे हम कहते हैं, देखिए, अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त। अगर कुल अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी होगी? तो इनकी संख्या होती है 89 ऊपर, 89 नीचे, और एक जो 0 डिग्री पे सबसे बड़ा जो अक्षांश वृत्त बनता है वह, तो इस तरह से 179 जो है अक्षांश रेखाएं पूरे ग्लोब पर होती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पर 179 कैसे होती है? तो यहाँ हम 0 डिग्री से ऊपर इन अक्षांश वृत्तों को जब खींचते हैं तो 90 डिग्री पर जैसे ही हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर कोई अक्षांश वृत्त नहीं बनता है। यहाँ पर केवल बिंदु की शेप में यहाँ पर एक अक्षांश होता है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उसी तरीके से दक्षिण में हम जब 90 डिग्री पर पहुँचते हैं तो यहाँ भी अक्षांश वृत्त नहीं बनता है। तो यहाँ पर भी एक ये अक्षांश के फॉर्म में होता है। इसी तरीके से ऊपर से एक और नीचे से एक, दो कम हो जाते हैं तो अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में 2 का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं। ये जो 0 डिग्री जो अक्षांश वृत्त जो हमने बनाया है, इसका इस ग्लोब में का क्या महत्व होता है? तो यह देखिए, तो ये बीच में जो वृत्त आपको ये दूसरे ग्लोब पर दिख रहा होगा, तो इसका काम क्या होता है? ये अक्षांश वृत्त है हमारा। इस अक्षांश वृत्त से ये जो 0 डिग्री वाला अक्षांश वृत्त है, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ऊपर के भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। इसके बारे में आगे हम अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए, अब इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक पॉइंट्स के रूप में समझते हैं। चलिए देखिए, अक्षांश रेखाएं। तो सबसे पहले देखते हैं अक्षांश। लैटिट्यूड क्या होता है? तो पृथ्वी तल पर किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो यही मैंने अभी आपको समझाया था कि ये हमारा जो केंद्र है 0 डिग्री अक्षांश, इससे ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये सब कोणीय दूरी है इस केंद्र से। इसको हम कहीं भी बना सकते हैं, इसको हम यहाँ भी बना सकते हैं, इसको हम यहाँ भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सभी जो अक्षांश रेखा खींची गई है, यह 30 डिग्री को इसी तरीके से बिंदुओं को मिला के बनाई जाती है। ठीक है, तो कुल अक्षांश हमने देख लिए कितने होते हैं? 181 होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा था, यह रेखाएं देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं और भूमध्य रेखा के समानांतर। देखिए, ये हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री वाली। ठीक है, इसके समानांतर, समानांतर का अर्थ ये होता है जैसे रेल की 2 पटरियां, यह कभी मिलती नहीं है, बराबर में एक दूसरे के चलती जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो अक्षांश वृत्त जो होते हैं, यह भूमध्य रेखा के समानांतर ऊपर की ओर 79 और नीचे 79, इसी तरीके से ये समानांतर ऊपर खींचे जाते हैं। ठीक है, कुल अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें, यह होती हैं 179। इसको भी हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। आगे पॉइंट समझते हैं। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं।
ठीक है, ये पॉइंट हम देख चुके हैं। तथा ध्रुवों की ओर इनका आकार घटता रहता है। यहाँ देखिए इस पॉइंट को समझते हैं। ध्रुवों की ओर इनका आकार घटता रहता है, घटता क्यों है? ये देखिए यहाँ ये जो भूमध्य रेखा है हमारी 0 डिग्री, ठीक है, इससे ऊपर जब हम जाएंगे तो यह जैसे हम जाते जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपको वृत्त नजर आ रहे होंगे, तो ऊपर चलते चलते ये वृत्त जो है छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है, एक समय ऐसा आता है कि 90 डिग्री पर पहुंचकर एक बिंदु की शेप में ही रह जाते हैं, तभी वहां पर जो है एक वृत्त का निर्माण नहीं होता है, वह केवल अक्षांश के रूप में ही रहता है। ठीक है, तो दो अक्षांशों के रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। यह प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे आप थोड़ा अच्छे से याद रखना कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को जोन कहते हैं। यहाँ देखिए अगर हम ये 0 डिग्री और 1 डिग्री की अगर बात करें, जैसे ये 0 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर सपोज करिए 10 डिग्री है, इन दोनों के बीच की अक्षांशों के बीच की दूरी की बात करें तो इन्हें हम कहते हैं क्या? जोन। इन्हें कहते हैं हम जोन। ठीक है, जोन को हिंदी में कटिबंध कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जोन को हिंदी में कटिबंध कहा जाता है। तो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को जोन कहते हैं। अगला पॉइंट, भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ये जो 0 डिग्री जो पृथ्वी के केंद्र से खींची जाती है, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, चलिए मुझे आशा है ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही शानदार वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बेल आइकन पे प्रेस करना जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक करोगे आप तो थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से और हम मेहनत करेंगे। चलिए आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों, 5 प्रमुख अक्षांश रेखाएं। इसी तरीके से जो पृथ्वी पर अक्षांश रेखा है, हमने एक अक्षांश रेखा की खासियत हमने देख ली है 0 डिग्री भूमध्य रेखा की। इसी तरीके से 5 प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं जिनसे जुड़े हुए प्रश्न हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से वो 5 प्रमुख अक्षांश हैं आइए समझते हैं। यह देखिए, ये हमने इस ग्लोब पर सबसे पहले हमने लिया 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन। ठीक है, इसके बाद दूसरी रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसे कहा जाता है कर्क रेखा। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम अभी पढ़ेंगे। और इससे ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ में एक रेखा, एक वृत्त पाया जाता है जिसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त। ठीक है, और इससे ऊपर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। ठीक है, 90 डिग्री जो अक्षांश है उसे कहते हैं हम उत्तरी ध्रुव। सेम इसी तरह साउथ में 23.5 डिग्री मकर रेखा पाई जाती है और उसके बाद 66.5 डिग्री पर पाया जाता है अंटार्कटिक वृत्त और उसके बाद दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं को अगर आपने समझ लिया तो अक्षांश से संबंधित प्रश्न आपका परीक्षा में गलत नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इक्वेटर लाइन। तो पहला पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, हमने कई बार इसका नाम रिपीट कर दिया है तो अब आप भूलेंगे नहीं। दूसरा पॉइंट, यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको भी हमने देख लिया है। इसकी लंबाई 40,069 किलोमीटर है। तो लगभग कितनी लंबाई है इसकी? 40,069 किलोमीटर। अगला पॉइंट है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, इसलिए यहां दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए दोस्तों, यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। भूमध्य रेखा की एक खासियत यह है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत गिरती हैं, इसलिए यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जहाँ पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा।
आगे देखिए, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, इससे जुड़ा हुआ पॉइंट भी कई बार परीक्षा में आया है कि कौन सी रेखा भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो नदी। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो अक्षांश रेखा से संबंधित ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे समझते हैं अब कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में खिंची हुई है। तो ये जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी जो रेखा है, अक्षांश रेखा, इसे कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो समझते हैं, आइए। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है और इसी कारण 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून। क्यों होता है, क्योंकि सूर्य जो है कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है और इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर जो है लंबवत गिरती हैं। ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहां समझना, कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी। ठीक है। तो माही नदी जो कि भारत में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद समझते हैं मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है। और इस रेखा की खासियत क्या है कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। इसी कारण 22 दिसंबर का दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा के एकदम ऊपर यानी लंबवत गिरती हैं और इसी दिन 22 दिसंबर का दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो 21 जून और 22 दिसंबर दोनों आपको याद रखने हैं। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। ठीक है। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो चलिए, इन तीनों रेखाओं के बारे में हमने इनसे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने समझ लिया है। आगे समझते हैं। देखिए, नोट पॉइंट यहां पर आपको ध्यान देना है। कर्क रेखा जो है दोस्तों 3 महाद्वीपों एवं 18 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। ठीक है। और भूमध्य रेखा जो है 3 महाद्वीपों एवं 14 देशों से होकर गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। और मकर रेखा 3 महाद्वीपों और 10 देशों से होकर गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आइए देखते हैं तीनों रेखाओं को और तीनों रेखाओं पर पड़ने वाले जो प्रमुख जो देश हैं उनको भी समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा आपको इस पृथ्वी पर आपको दिख रही होगी। तो यहाँ से हमने सबसे पहले देखा था पहले वाले नोट पॉइंट में कि ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और अफ्रीका और एशिया। तो यहाँ देखिए उत्तरी अमेरिका से होकर गुजर रही है क्योंकि उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको से होकर ये गुजरती है, और अफ्रीका से होकर गुजर रही है, अफ्रीका में ये मिस्र से होकर गुजरती है, और एशिया में देखिए सऊदी अरब, यूएई, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, इनसे होकर ये कर्क रेखा हमारी गुजरती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से और 14 देशों से होकर गुजरती है। तो 3 महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। तो देखिए दक्षिणी अमेरिका में भूमध्य रेखा कोलंबिया, ब्राजील से होकर गुजरती है, और अफ्रीका में युगांडा, केन्या से होकर गुजरती है, और एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। यहाँ पर केवल उन्हीं देशों को लिया है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है। ये 18 या 14 इतने देशों को आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने देश यहाँ पर मैंने आपको इन रेखाओं पर दर्शाए हैं इनको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो समझिए आपका प्रश्न जो है पक्का हो गया। आगे मकर रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। देखिए तीनों रेखा तीनों ही महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, 3 महाद्वीपों से। केवल कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका से गुजरती है, बाकी 3 महाद्वीप भूमध्य रेखा और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया और एशिया दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। तो मकर रेखा देखिए दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है, अर्जेंटीना और ब्राजील देश से होकर गुजरती है, अफ्रीका से होकर गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका मेडागास्कर से होकर गुजरती है,
ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। और इन तीनों रेखाओं की एक खासियत है कि ये तीनों रेखाएं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आपको नोट पॉइंट नजर आ रहा होगा कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कटिबंधीय क्षेत्र। ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं यह जलवायु विभाजक का काम भी करती हैं। तो कौन कौन से अक्षांशों के बीच में कौन कौन सा जोन, कौन कौन से कटिबंध पाए जाते हैं, तो आइए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, अच्छा जो विषुवत रेखा इसे हम कहते हैं। ठीक है, इससे ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा और इससे नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा। इन तीनों रेखाओं के बीच में, यानी हम ये कहेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा तक, इन दोनों के बीच के जो क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। फिर कर्क रेखा से ऊपर देखें 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त और नीचे देखें 66.5 डिग्री साउथ में जो है अंटार्कटिक वृत्त। इन कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के जो क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, और ऐसे ही सेम मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इससे ऊपर नॉर्थ पोल 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और नीचे साउथ में 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। अंटार्कटिक वृत्त से ऊपर वाले क्षेत्र को शीत कटिबंधीय क्षेत्र, और इसी तरीके से सेम अंटार्कटिक वृत्त से जो नीचे वाले क्षेत्र 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक शीत कटिबंधीय क्षेत्र। देखिए दोस्तों, इनमें क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा तक इसे हम बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और यहीं पर सर्वाधिक वर्षा भी होती है, और सर्वाधिक जो लोग जो पाए जाते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या जो पाई जाती है वह इसी क्षेत्र में पाई जाती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। उष्ण का मतलब होता है गर्मी, और इससे ऊपर कर्क रेखा से ऊपर आर्कटिक वृत्त और नीचे अंटार्कटिक वृत्त की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा और मकर रेखा को क्रॉस करने के बाद जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ठंडी का क्षेत्र बढ़ने लग जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है, सूर्य हमारा जो है कर्क रेखा तक जाता है ऊपर और नीचे मकर रेखा तक जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लग जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो आर्कटिक वृत्त से ऊपर का क्षेत्र और अंटार्कटिक वृत्त से जो ऊपर का क्षेत्र है वह होता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि इस क्षेत्र में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब समझते हैं देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइंस। देखिए इस डायग्राम में आपको खड़ी हुई लाइन आपको दिख रही होंगी जो देशांतर रेखाएं हैं। अब आइए इनको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ देखिए, ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव, दोनों के बीच में ये खड़ी हुई लाइनें खिंची होती हैं। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो यहाँ ये दोनों रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाकर खींची जाती है। तो एक्चुअल में हम कहें तो ये रेखाएं होती हैं, यह रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं नहीं होती हैं, अक्षांश वृत्त होते हैं। ठीक है, यहां पर वृत्तों का निर्माण नहीं होता है, यहां पर देशांतर में वृत्तों का निर्माण नहीं होता है। यहां पर जो है दोनों ध्रुवों को मिलाकर चारों ओर रेखाएं खींची गई हैं। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ठीक है, ये रेखाएं जो है समानांतर नहीं होती हैं, इनके बीच का जो गैप है ऊपर और नीचे और बीच में अलग अलग होता है। देशांतर रेखा को प्रधान रेखा या मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। तो आइए देखिए यहाँ पर समझते हैं। भूमध्य रेखा आपको ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा आपको दिख रही होगी। अगर यहाँ पर हम इन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें तो यहाँ पर होती है सर्वाधिक, फिर इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो कम होती चली जाती है। देखिए कम होती जा रही है। सेम इसी तरीके से अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ भी यह दूरी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये समानांतर रेखाएं नहीं होती हैं। नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स पे ये मिल जाती हैं, और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह कभी भी मिलती नहीं है। तो यहाँ पर
आगे समझते हैं। देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भी लगभग 111 किलोमीटर होती है। और यहाँ देशांतर रेखाओं के बीच में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो सर्वाधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी दो देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक होती है, जो 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे समझते हैं ग्रीनविच रेखा, यानी जीरो देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को देखिए, ये हमारा ग्लोब है। इसमें अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें, अक्षांश और देशांतर से अगर हम कंपेयर करें, तो अक्षांश एक्चुअल में होता है, अक्षांश जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी वो एक्चुअल में होती है, वो बिल्कुल बीचों बीच में थी, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देशांतर रेखाओं में किसी को भी 0 डिग्री अगर हम यहाँ पर माने तो मान सकते हैं। इसको हम 0 डिग्री मान लें, अगर हम इसको 0 डिग्री मान लें तो मान सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि यह 2 भागों में पृथ्वी को बांट रही है। ठीक है, यह जो बिल्कुल बीचों बीच में है, यहाँ पर ये इस तरीके से खींची गई है दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए, तो यहाँ हम 0 डिग्री किसी को भी मान सकते हैं। फिर हमने 0 डिग्री एक रेखा को इसमें माना। सर्व देशों की जो है मीटिंग के बाद में एक रेखा को जो है 0 डिग्री माना गया था। वह कौन सी रेखा है? वह है ग्रीनविच रेखा, जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो आइए देखते हैं। तो इन्हीं देशांतर रेखाओं में से हमने एक रेखा को माना है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर, प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसको ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? तो ग्रीनविच रेखा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह रेखा लंदन के निकट ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। तो ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरने के कारण इसको हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा माना है। आइए आगे समझते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध स्थित है। जब हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा को मान लिया तो यहाँ से हमने पृथ्वी को फिर से 2 भागों में बांट दिया। इसके पूर्व की साइड में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम की साइड में पश्चिमी गोलार्ध, इन 2 हिस्सों में हमने इसको बांट दिया। फिर से वहाँ पर हमने 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 2 भागों में बांटा था, ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से यहाँ पर बांट दिया हमने पूर्व में पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। आइए, 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर 1-1 डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो यहाँ देखिए, इसी तरीके से इस ग्लोब पर बहुत सारी रेखाएं पूर्वी गोलार्ध की तरफ और पश्चिमी गोलार्ध की तरफ खींची गई हैं। जैसे हमने अक्षांश रेखा में समझा था, आइए देशांतर रेखाओं को भी उसी तरीके से समझते हैं। यहाँ देखिए, जैसे 10 डिग्री हमने पूर्वी साइड में एक रेखा खींची। इस 10 डिग्री से पहले और भी बहुत सारी अक्षांश रेखा होंगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। ठीक है, फिर आगे 20 डिग्री तक, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, इसी तरीके से 180 रेखाओं को हमने इधर खींचा है। और इसी तरीके से साउथ में 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, इसी तरीके से खींचा है। तो पूर्व की साइड में 180 और पश्चिम की साइड में 180 देशांतर रेखाओं को खींचा गया है। ठीक है, तो कुल अगर देशांतरों की अगर हम बात करें तो कितने होते हैं? 180 इधर, 180 इधर, तो टोटल हो जाते हैं 360। तो 360 देशांतर होते हैं। यहाँ एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि यहाँ से अगर हम देखें, इधर की साइड में 180 होते हैं और इधर की साइड में भी 180 होते हैं, और एक तो ये बीच में होता है, तो इसका मतलब 361 होने चाहिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं होता है। देखिए, हम जब पूर्व की साइड से काउंट करते हैं तो इसके 0 डिग्री के विपरीत में 180 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको हम पूर्व वाली साइड से भी काउंट कर लेते हैं और पश्चिम वाली साइड से भी काउंट कर लेते हैं। तो इसलिए इसको 2 बार काउंट करने के कारण उसे हम एक माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से 360 जो है देशांतर रेखाएं बनती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, आगे
दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। इसे कहते हैं गोर। जैसे दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते थे? जोन कहते थे। यहां पर कहते हैं गोर। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा और तिथि रेखा। तो देखिए, जो हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं, इनको समय रेखा मतलब समय ज्ञात करने के लिए और तिथि ज्ञात करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो समझते हैं। देखिए, इस ग्लोब पर ये उत्तरी ध्रुव और फिर दक्षिणी ध्रुव नीचे, और इन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? देशांतर रेखा है। ठीक है, तो इसमें से हमने एक 0 डिग्री देशांतर रेखा को लिया और इसके अपोजिट 180 डिग्री देशांतर रेखा को हमने लिया। जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर रेखाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, तो यहां पर एक को हमने अंतरराष्ट्रीय समय रेखा माना है और एक को हमने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना है। तो किसे समय रेखा माना है, किसे तिथि रेखा माना है? तो आइए देखते हैं। तो देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हमने माना है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या माना है? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को हमने यहां पर माना है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, आइए एक एक करके दोनों रेखाओं के बारे में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा दो भागों में पृथ्वी को बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, समय एक रूपता को ध्यान में रखते हुए विश्व के सभी देशों ने समय के आकलन के लिए ग्रीनविच रेखा को ही सर्वसम्मति से मानक समय रेखा यानी GMT ग्रीनविच मीन टाइम स्वीकार किया है। तो यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा माना गया है। यहीं से विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इस रेखा को हम अलग से यहां पर समझते हैं। देखिए, अगर इसे हमने जैसे मान लिया 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, इसके पूर्व वाली साइड में अगर हम देखें, पूर्व के स्थानों की अगर बात करें तो पूर्व के स्थानों का समय जो है ग्रीनविच समय से आगे होता है, और पश्चिम के स्थानों की अगर बात करें तो पश्चिम के स्थानों का समय जो है ग्रीनविच समय से पीछे होता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ देखिए, समझते हैं। तो यहाँ देखिए, ये पूर्वी साइड है। ठीक है, और ये इसकी पश्चिमी साइड है। तो सूर्य की किरणें जो है, सूर्य की किरणें सबसे पहले इस भाग पर पड़ती हैं। ठीक है, और हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब इस तरीके से घूमती है तो सूर्य की किरणों के संपर्क में सबसे पहले कौन सा क्षेत्र आता है? तो ये वाला क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र को आने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि पृथ्वी जब घूमेगी तब ये क्षेत्र इसके संपर्क में आएगा, फिर इसके बाद में ये क्षेत्र इसके संपर्क में आएगा, फिर इसके बाद में ये क्षेत्र इसके संपर्क में आएगा, फिर ये वाला क्षेत्र इसके संपर्क में आएगा। तो सबसे पहले अगर सवेरा कहाँ पर होगा, अगर हम ये बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर मॉर्निंग होगी। तो सपोज करिए कि यहाँ पर अगर हमने मान लिया कि जैसे कि 6, 7, 8 इस तरीके से यहाँ पर 8 बज रहे हैं, सपोज करिए यहाँ पर 8 बज रहे हैं, तो यहाँ इस क्षेत्र में कितने बज रहे होंगे? तो 7 बज रहे होंगे। इस क्षेत्र में 6 बज रहे होंगे। जब ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी, इससे आगे जब सूर्य की किरणें यहाँ पर आएंगी तो यहाँ पर फिर कितना टाइम हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यानी जो पूर्व की साइड में जो स्थान होते हैं, इनका समय इस 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से आगे होता है। समझ गए होंगे? ठीक है, इससे पश्चिम की अगर हम बात करें तो ये स्थान तो इससे और पीछे हैं, तो पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, 0 डिग्री देशांतर के समय को ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT ग्रीनविच मीन टाइम या विश्व समय यूनिवर्सल टाइम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आगे देखिए। आइए अब समझते हैं किसी भी स्थान का समय का आकलन हम कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, समय का आकलन जो है GMT के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ 360 डिग्री घूमने में हमारी पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। देखिए,
यहाँ पर जो है हमारी पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें, हमने देखा था 360 देशांतर रेखाएं हैं, तो 360 डिग्री हमारी पृथ्वी घूमेगी, ठीक है, और हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूम जाती है, तो 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। वहीं 1 डिग्री की अगर हम बात करें तो 24 गुणा 60, इसको मिनट में चेंज कर लिया, बटे 360, तो यानी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। और 15 डिग्री घूमने में तो 15 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मिनट, यानी 1 घंटे का समय लगता है। तो 15 डिग्री कवर करने में 1 घंटे का समय लगता है। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी जगह का जो है मानक समय निकाल सकते हैं। तो आइए कैसे निकालते हैं, तो हम अपने भारत का ही मानक समय यहाँ पर निकालते हैं। तो देखिए, भारतीय मानक समय रेखा की बात करें, इसको IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको अगर आप अच्छे से डिटेल में समझना है दोस्तों, तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जो है वीडियो लेक्चर मिल जाएगा भारतीय मानक समय रेखा का, वहाँ से जाके आप जो है इसको देख सकते हैं, आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, भारतीय मानक समय रेखा हमने कितनी मानी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। यह देशांतर रेखा हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, क्योंकि देशांतर का विस्तार जो हमारे भारत का, यहाँ पर देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और इसके बीचों बीच से होकर जाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो देखिए 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको जब हम निकालेंगे तो इसे घूमने में कितना समय लगेगा, तो 82.5 से 4 मिनट में जब मल्टीप्लाई किया तो 330 मिनट आए, और 330 मिनट को जब हमने घंटे में चेंज किया तो आया 5 घंटे 30 मिनट। तो 5.5 घंटे का अंतराल देखा जाता है, यानी अंतर देखा जाता है ग्रीनविच समय से हमारी जो मानक समय रेखा का। तो हमारा समय जो है ग्रीनविच समय से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, 5.5 घंटे आगे है। यानी यहाँ पर हम बात करें कि जैसे भारत यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक 82.5 देशांतर को जब कवर किया जाएगा तो 5 घंटे और 30 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो 5 घंटे 30 मिनट का समय हमारा आगे चलता है ग्रीनविच लाइन से। चलिए आगे देखिए, अब समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है 180 डिग्री देशांतर रेखा को, ठीक है। तो देखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन घटता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन बढ़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन जो है घटता है। यहाँ देखिए, पूर्व की ओर अगर हम जाएं तो 1 दिन घटता है, पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन बढ़ता है। यहाँ देखिए, बात समझिए, यह बिल्कुल अपोजिट यानी विपरीत दिशा में 180 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है। वहाँ हमने मानक समय रेखा में जब हम देख रहे थे तो 0 डिग्री जो हमारी देशांतर रेखा थी, तो हम समय का जब आकलन कर रहे थे, इस तरफ जो है समय हमारा बढ़ता था, पॉजिटिव होता था, ठीक है। और इसी के जस्ट विपरीत जो है पीछे की ओर जो रेखा खींची गई है वह है 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो उसके लिए यह वाली जो साइड जो है, इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई। पीछे से अगर हम बात करें, देखिए समझना थोड़ा, यह कन्फ्यूजन काफ़ी होता है, तो यह पश्चिम दिशा हो गई। पीछे से अगर हम बात करें तो पश्चिम की ओर 1 दिन बढ़ता है। तो देखिए, अगर उधर से अगर हम देखेंगे तो 1 दिन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यह समय आगे चल रहा है, यह समय आगे चल रहा है, और इधर का समय जो है पीछे चल रहा है, तो 1 दिन बढ़ेगा। अगर यहाँ 16 तारीख है तो अगर पीछे जाएंगे तो अभी यहाँ पर तो 15 तारीख होगी, तो 1 दिन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। देखिए थोड़ा कॉमन सेंस से समझना, पीछे की साइड पे समय पीछे चलता है तो हमारा एक जो है समय जो है 1 दिन इधर बढ़ेगा, ठीक है। तो पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन बढ़ता है। चलिए, मुझे आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है, इसे कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। देखिए इसको ना 4 बार इसको मोड़ा गया है, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ ये ग्रीन कलर का है, अगर इसको हम इसी तरीके से सीधी खींच देते तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, जो ग्रीन कलर का क्षेत्र इस रेखा से इधर आ रहा है, तो इसका समय और जो तिथि है दोनों चेंज हो जाती, इसलिए इसको जो है एक देश की
जो टाइम और डेट दोनों सेम रहे, इसीलिए इसको मोड़ा गया है। ठीक है, तो 4 बार मोड़ा गया है। ये कभी पूछा जाए आपसे परीक्षा में कि कितनी बार मोड़ा गया है, 4 बार मोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और इसके सबसे नजदीक बेरिंग स्ट्रीट यानी बेरिंग जल डमरू मध्य पड़ता है। तो देखिए क्या सबसे पास कौन सा पड़ता है, बेरिंग स्ट्रीट पड़ता है और प्रशांत महासागर से होकर ये गुजरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां तक हमने देखा थ्योरी सेक्शन। अब देखते हैं हम प्रश्न। तो चलिए फटाफट लगाते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है दोस्तों, केवल अक्षांशों की संख्या पूछी गई तो 181। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, तो 360 देशांतर कुल देशांतर हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, तो लगभग होती है 111 मील, नहीं 111 किलोमीटर, 101 मील, 101 किलोमीटर, तो 111 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे समझिए। अगला प्रश्न है दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है। तो मैंने अभी यहां पर आपको बताया था थ्योरी सेक्शन में कि देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहां होती है, क्योंकि देशांतर रेखा होती हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, तो बीच में बिल्कुल 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सबसे अधिक दूरी होती है, तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक दूरी होती है। आइए अगला प्रश्न। वह अक्षांश रेखा जिस पर दिन व रात की अवधि सदैव समान रहती है। तो दिन और रात कहाँ पर समान रहते हैं, जिस रेखा पर सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, लंबवत पड़ती हैं, तो वह कहाँ पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर। आगे, वह अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी अक्षांश रेखा बांटती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन बृहद वृत्त का उदाहरण है। तो सबसे बड़ा वृत्त कौन सी अक्षांश रेखा बनाती है, तो यही 0 डिग्री अक्षांश रेखा बनाती है, यानी भूमध्य रेखा। तो देखिए भूमध्य रेखा के 4 प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में आते हैं, इन चारों प्रश्नों को आप अच्छे से देख लेना। चलिए आगे समझते हैं। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखा। प्रधान यामी उत्तर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो यह ग्रीनविच, ग्रीनलैंड, न्यूयॉर्क, कैनबरा। तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसीलिए इसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, तो अभी मैंने बताया था आपको 15 डिग्री देशांतर। ठीक है, कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर गुजरती है, अफ्रीका से तो तीनों ही गुजरती हैं, दक्षिण अमेरिका से नहीं गुजरती है, और एशिया से होकर भी गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उत्तरी ध्रुव का अक्षांश कितना है, तो देखिए दोनों अक्षांश ध्रुवों का अक्षांश की बात करें तो कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, 2 देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, तो 4 मिनट का होता है, सिंपल है। आगे, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो देखिए मकर रेखा को, तीनों रेखाओं को मैंने आपको बताया था। कर्क रेखा को काटती है माही, ठीक है, माही, और इसे काटती है कांगो। कांगो की जगह पर कहीं कहीं जायरे नदी भी आ सकता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। जायरे नदी, इसको जायरे नदी भी कहते हैं। ठीक है, अफ्रीका में बहती है। इसके बाद मकर रेखा को कौन सी काटती है, लिम्पोपे, लिम्पोपे। तो लिम्पोपे नदी इसको काटती है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, लिम्पोपे भी आता है, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी भी इसको, मतलब लिम्पोपो नदी इसको काटती है 2 बार मकर रेखा को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा नहीं, 0 डिग्री देशांतर ये भी नहीं, ये समय रेखा है। 0 डिग्री देशांतर 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। आइए आगे देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का कौन सा सबसे बड़ा दिन होता है, तो दक्षिणी का होता है 22 दिसंबर, उत्तरी का होता है 21 जून। ठीक है, देखिए 21 जून आप कैसे याद रख सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध का होता है, तो उत्तरी गोलार्ध 2 और 1 को मिलाकर कितना बनता है, 3, और 3 से ही बन जाता है उत्तरी। सिंपल है दोस्तों। देखिए 2 और 1 को जब मिलाओगे, यानी 2 और 1 को जब जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 3, और 3 से बनता है उत्तरी, तो उत्तरी गोलार्ध का होता है 21 जून। आगे समझिए, किसी स्थान का मानक समय ज्ञात किया जाता है। तो अक्षांश रेखा से, तिथि रेखा से, प्रधान याम्योत्तर रेखा से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रधान याम्योत्तर रेखा के द्वारा मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं, और उसी को प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न, कौन सा देशांतर 0 डिग्री देशांतर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त, ये बृहद वृत्त का निर्माण करता है, ये सॉरी यहाँ पर वृत्त की जगह पर आएगा बृहद वृत्त, बृहद वृत्त का निर्माण करता है। तो देखिए ये जो ग्लोब है इस पर 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है और इसके जस्ट विपरीत में 180 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है। तो इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो इससे बनता है बृहद वृत्त। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो देखिए 0 डिग्री देशांतर के साथ मिलकर, तो इसका होगा 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है, तो प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो लेक्चर कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना, वहां पर आपको फ्री PDF, पिक्चर कंटेंट और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।